हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को कक्षा 6। तो आज तीसरा चैप्टर है। शीर्षक देखिए आरंभिक नगर है। और देखिए आज हम एमसीक्यू भी लिए हैं लास्ट में एकदम दोहराने के लिए। तो आज का क्लास कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से होने वाला है और ऐसे ही अब रहेगा। पूरे क्लास के जो निचोड़ रहेंगे उसका एमसीक्यू एक ही क्लास में किया जाएगा। देखिए पूरा जो भी रहेगा वही चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत उन चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को भी देख लिया जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये तीसरा चैप्टर है। तो देखिए शीर्षक है आरंभिक नगर। अब आरंभिक नगर में देखिए पहला पॉइंट है हड़प्पा की कहानी। देखिए तो लिखा है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले अब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों के हजारों ईंटों उखाड़ ले आ गए। जैसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में एक है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 27 साल पहले हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये चैप्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस चैप्टर की एक वाक्य एक जो लाइनिंग है कहीं से भी पूछ सकता है। तो हमारा मानना है कि इस चैप्टर को इतनी गहराई से पढ़ा जाए कि एक लाइन भी ना छूट पाए। ये जान लीजिए एक लाइन भी ना छूट पाए। इस चैप्टर से ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कम से कम 2-4 क्वेश्चन न बने हो। तो इसीलिए इस चैप्टर को एक लाइन पढ़ो, एकदम एक लाइन को एकदम ध्यान से पढ़ो। तो देखिए यह हड़प्पा है। हड़प्पा की जो 150 साल पहले वहाँ पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ के लोगों ने जो इंजीनियरों ने देखा कि बगल में हड़प्पा सभ्यता जो था उसको खंडहर मानकर उसको वहाँ की ईंटों को कुछ उठवा लाए। उसके बाद 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने वहाँ रिसर्च किया। रिसर्च करने के लिए वहाँ पर गए तो उन्होंने खोजा कि यह सबसे पहले पुरानी शहर है। और उन्होंने इस शहर का निर्माण लगभग कब हुआ था? तो 4700 साल पहले हुआ था। बस इतना जान लीजिए मोटा। अब आगे देखिए ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये जो सिंध है ये आधुनिक के समय जो पाकिस्तान है वहाँ पर है। अब पंजाब में सिंधु प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। अब यहाँ पर पंजाब में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी कौन कौन से मिले हैं तो इसमें भी दिखाया जाएगा इस वाले में। तो अभी तक से जो हड़प्पा है वह आधुनिक पाकिस्तान में है।
तो आगे देखिए, लिखा है पुरातत्वविदों को अनोखी अनोखी वस्तु भी मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। तो हड़प्पा से पूछा जाता है कि काली मिट्टी लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। और देखिए, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तामे तथा उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो नगर थे हड़प्पा के अलावा भी जो नगर मिले, इनकी विशेषताएं क्या थी? तो इन नगरों में से कई जो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, प्रायः ऊंचाई वाला भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। यहाँ से देखिए, पूछता है प्रश्न कि जो ऊंचाई वाला भाग था उसे क्या कहा जाता था? तो इसको देखिए नगर दुर्ग कहा जाता था। और जो निचले हिस्से का जो नगर था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था, देखिए यहाँ पर, निचला नगर था, दोनों हिस्सों का 4 दीवारों पक्की ईंटों से बनी थी। तो देखिए, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था, और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हम नगर दुर्ग कहते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे बताया जाते हैं कि दुर्ग जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो इससे याद रखना कि जो अगर ऊंचाई पर बना था उसको नगर दुर्ग कहते हैं, और जो निचला था उसको निचला नगर कहते हैं। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। जान लीजिए, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए ना। इस चैप्टर में एक एक लाइन कब उठाकर रख दिया जाए, हालांकि प्रश्न बनाए हैं, देखेंगे हम सब इसको। और अब देखिए, यहाँ पर भी ये भी पूछ सकता है कि जो उसके दीवारें थे, हड़प्पा के जो दीवारें थे, 4 दीवारें थी, वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, या वहाँ उसमें सीमेंट वालों का प्रयोग किया गया था, या और किस चीज का प्रयोग किया गया था? ये सभी वाक्य पूछ सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जान लीजिए, इसको हम एकदम कहीं पर भी नहीं छोड़े हैं। देखिए, सब जगह ऐसे ही कोई कहानी नहीं होगा जो छोड़े हैं, नहीं तो सबको पढ़ना है, इसमें सबको 2 से 3 वीडियो लग जाए इस चैप्टर में, पर इसको एकदम ठीक से पढ़ना है। तो देखिए, आगे बोल रहे हैं, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग मतलब जो ऊंचाई पर बने थे, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, देखिए हड़प्पा के बाद उसी के अगल बगल मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जैसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप भी पता होगा कि देखिए, ये महान स्नानागार कितनी बार पूछता है कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। देखिए वो दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं, इसको एक एक वाक्य एकदम सही अपने दिमाग में बैठाए रखना, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को अर्थात महान स्नानागार को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये भी ऐसे पूछा था कि जो महान स्नानागार है उसमें प्रयोग किए करने वाले क्या थे? तो ईंट और प्लास्टर थे। तो अगर आ जाएगा विकल्प में, नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सोचेंगे कि प्लास्टर, उस समय प्लास्टर नहीं चलता होगा, ईंट तो जान गए पर प्लास्टर नहीं जान पाएंगे, तो आप निगेटिव मार्क कर चले आएंगे। तो इसीलिए देखिए, उस समय भी प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर का उपयोग चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी या बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से आता था। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से
निकलता था या निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। देखिए इस इतना पहले समझ लीजिए। इसमें बताया गया कि जो मोहनजोदड़ो है इसमें एक महान स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो भी एक हड़प्पा की तरह है, पूरा स्थल है। तो वहाँ पर भी मोहनजोदड़ो में भी एक महान स्नानागार पाया गया। इस सरोवर की तरफ या तालाब की तरफ है, इसको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए ये है महान स्नानागार। तो इसमें बताया गया कि इसके चारों तरफ से देखिए सीढ़ियाँ हैं। तो ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और इसमें जो पानी भरा जाता था इसमें कुओं से निकाल कर भरा जाता था, कुओं से निकाल कर भरा जाता था। और बताया गया कि ये जो इसका प्रयोग जब होता था तो बोल रहे विशेष कहीं किसी अवसर पर होता था इसका प्रयोग। देखिए बस इतना याद रखिए। और इसके जो वहाँ थे पानी के लिए रिसाव के लिए बनाए गए थे, जो प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया था। देखिए नीचे जो है ये नीचे प्लास्टर का प्रयोग किया गया है ताकि पानी सोखे न, ऐसे समझिए। आगे देखिए यहाँ पर कालीबंगा। देखिए कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखिए हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो के अलावा कालीबंगा भी पूरा स्थल है, लोथल भी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि अग्निकुंड मिले। ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है सीटेट में कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले हैं, दे देगा विकल्प। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, या लोथल और कालीबंगा दोनों में। तो आप देखिए यहाँ पर कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों पर अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। देखिए दोस्तों अब कितनी बार कहें कि डायरेक्ट पूछेगा भंडार गृह भी कहाँ मिला है या भंडार गृह मिला है, डायरेक्ट बताएंगे विकल्प दे देगा। मोहनजोदड़ो, लोथल, कुछ नगरों कालीबंगा ऐसे दे देगा। देखिए यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीन जगह कहाँ पर, तीन जगह से भंडार गृह मिला है। कहाँ कहाँ, तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो और लोथल से तीन जगह से भंडार गृह मिला है। और अग्निकुंड कहाँ मिला है, तो कालीबंगा और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से। देखिए आगे यहाँ जैसे हम बताए, देखिए महान स्नानागार था। हड़प्पा के नगर में ईंट की चिनाई, जैसे बताएं कि जो ईंट की चिनाई जुड़ाई होती थी, देखिए ऐसे एकदम महीन एकदम किया जाता था, एकदम मस्त। आगे देखिए भवन, नाले और सड़कें। उस समय के जो भवन थे और नाले जो बनाए गए थे, सड़कें बनाए गए थे, वे कैसे थे। तो देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। उस समय के जो होते थे, उस समय के दो मंजिल होते थे, दो मंजिल बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, या जैसे बोलते इस समय एकदम आंगननुमा बनाए जाते थे। आंगन बीच में रहता था, उसके चारों ओर क्या बोलते हैं, कमरे रहते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार या नहाने के लिए या बाथरूम स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधा लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल जो होता है बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अब देखिए इसका पूरे का निष्कर्ष ये है कि उस समय के जो भवन थे वो दो मंजिल बनाए जाते थे।
उस समय के जो भवन थे वो 2 मंजिल बनाए जाते थे, और क्या बोल रहे हैं किसमें कि वो आंगननुमा बनाए जाते कि आंगन बीच में रहता था, उसके चारों ओर कमरे रहते थे, और उसमें जो स्नानागार था, नहाने के लिए स्नानागार बनाया जाता था, वह एक अलग था, अर्थात एक घरों में एक अलग अलग स्थान पर बनाया जाता था। और यहाँ के जो नाले थे, अब देखिए भवन हो गया, नाले क्या थे, तो यहाँ के जो नाले थे सीधे लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी, जो नालियाँ होती थी उसमें हल्की ढलान होती थी। जैसे देखे हैं आप सभी कहीं, अगर जब पक्की नालियाँ बनती हैं तो ऐसे करके बनती है, और इस यहाँ जो बीच में रहती है इसमें जो प्लास्टर लगाया जाता है तो हल्की ढलान एक तरफ या इस तरफ हल्की ढलान की तरफ बना देते हैं। तो ऐसे ढलान की तरफ होता था जो कि पानी एक तरफ से ढल कर चली जाए। और बोल रहे हैं कि जो नालियाँ रहती थी उसमें मेन होल रहता था, ये भी मेन होल, ये सब एक शब्द ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है इस चैप्टर से। तो यहाँ पर पूछा गया था कि वो जो नालियाँ होती थी उसमें मेन होल रहते थे या नहीं रहते थे। अब यहाँ पर देखिए उसमें मेन होल रहते थे, और मेन होल किस लिए रहते थे ऐसा भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि सफाई और नालों, वहाँ के सफाई करने के लिए, उस नालों को सफाई करने के लिए रहा करते थे। आगे देखिए, हम देखिए वहाँ के जो थे वे नगरी जीवन, वहाँ के जो लोग रहते थे उनका जीवन बताया गया है। तो देखिए जो हड़प्पा था, इसको याद रखिए, जो हड़प्पा था वह ग्रामीणी नहीं था, ग्रामीणी शहर नहीं था, उसको नगरी शहर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को नगरी शहर कहा जाता है, इसको याद रखना, क्योंकि कभी पूछेगा तो आप कहेंगे इतनी प्राचीन है तो वहाँ पर ग्रामीण लोग रहते थे, शहरी नहीं, नगरी नहीं रहता था। तो इसको याद रखना कि वो शहरी था हड़प्पा। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होती थी जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों में भी या अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए यहाँ इतने में देखिए समझेंगे आप। बता रहे हैं कि जो उस समय की जो वहाँ नगरी हड़प्पा सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी। वहाँ के जो इमारतें थे ऐसे बनाए गए थे, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। और बता रहे हैं कि जो वहाँ के ऐसे थे शासक वगैरह थे, वे बहुमूल्य वस्तुओं को मंगाते थे, जैसे जो किसी दूसरे देश से या एक जगह से दूसरे जगह से कीमती आभूषण को, पत्थरों को मंगाते थे। देखिए और यहाँ पर देखिए बताए गए हैं कि लिपिक भी होते थे। अब लिपिक क्या है आगे वाक्य में दिखेगा, पर हम बता रहे हैं जैसे लिपिक क्या होता था। लिपिक थे जो मुहर पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर। लिपिक का मतलब होता है जैसे मुहर लगता है तो किसी का नाम रहता है, तो यही है
कि मुहर पर जो नाम लिखा रहता है उसको लिपिक कहते थे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे पढ़े कि लोग यात्राएं भी करते थे, स्त्री पुरुष पुरुष और वहाँ अच्छे अपने उपयोग के मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। और जब वो यात्रा करते थे तो वहाँ से जो वहाँ के जो सिचुएशन रहते थे, जैसे वहाँ के जो जैसा वातावरण रहता था, वहाँ के जो रीति रिवाज रहते थे, कहानी वगैरह ऐसे वहाँ सुनकर आते थे, तो यहाँ पर भी ऐसा अपना करते थे। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। देखिए ये मोहनजोदड़ो का एक सड़क, ये देखिए सड़क है। और यहाँ बोल रहे हैं उसके मोहनजोदड़ो के बगल में, सड़कों के बगल में एक कुएं बनाए गए हैं। बाईं ओर, मतलब ये बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये जो है, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता की मुहर है। जैसे किसी वस्तु पर मुहर लगता है, अभी भी लगता है, तब पर भी ये लगता था। देखिए ये नाम है, नाम को ये जो नाम लिखा गया है इसको अभी हम सब पढ़े कि लिपिक कहते थे, इसको लिपिक कहते थे, और ये मुहर है। अब ये देखिए बोल रहे हैं कि इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में लिखी, जो अभी बताएं लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये जो है ये खिलौने हैं, हड़प्पा से खिलौने भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो ये हैं बकरी वगैरह, घोड़े वगैरह भी वहाँ पर सामान वगैरह ढोने के लिए प्रयोग करते थे, तभी तो खिलौने बनाए, ऐसे साक्ष्य हैं। आगे देखिए, नगर और नए शिल्प। देखिए बताया जा रहा है कि आओ अब कुछ और ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करें। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली, उनमें में अधिकांश क्या थे? पत्थर थे, संग थे, तांबे थे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। जो भी वस्तु प्राप्त हुई अधिकांश क्या थे कि वे चांदी और तांबे, कांसे जैसे धातुओं से बनाए गए थे, और बनाए गए थे। गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मनके बाट और पलक थे। हड़प्पा में सबसे आकर्षक वस्तु मनके थे, बाट थे और पलक थे। देखिए आगे ऊपर देखिए, पत्थर की बाट देखो, ये जो है ये बाट है। बाट का मतलब वो जो तौला जाता है, जो तौलने के लिए एक तरफ नहीं रखा जाता है, उसको बाट बोलते हैं। तो देखिए पत्थर की बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्लिनी पत्थर से बनाए गए थे। पूछ सकता है कभी भी कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाट थे वे किस पत्थर से बनाए गए थे। तो यहाँ याद रखना इसको, कार्निली पत्थर से बनाए गए थे। देखिए दोस्तों, बार बार नहीं बोलेंगे, बस जहाँ तक हो सके इस चैप्टर को इतनी अच्छे से पढ़ना कि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें, इसलिए बोल रहे हैं। आगे देखिए, इसलिए एक लाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं हम। आगे देखिए लिखा गया है, पत्थर को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाए जाए। पत्थर में देखिए यहाँ पर धारीदार नहीं, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं। अब देखिए बता रहे हैं कि ये जो है ये आभूषण है। ये क्या है? ये आभूषण है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। पर ये जो पूछता है कि कांस की कढ़ाईदार जो कांसे की मूर्ति मिली है, ये कहाँ पर मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है।
ये मोहनजोदड़ो में मिली है। पूछेगा कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया व्यक्ति का अवशेष या व्यक्ति का जो प्रतिमा है कहाँ पर मिली, तो ये मोहनजोदड़ो में मिली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे वे पत्थर की मुहर बनाते थे। मुहर का मतलब वो जो चिन्ह रहता है, मुहर लगता है, अभी भी लगता है, तो वो किस चीज का बनाते थे? पत्थर का बनाते थे। तो इस पॉइंट को एकदम याद रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वे मुहर को पत्थर से बनाते थे। और आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते देखा होगा आप। देखिए संभवतः देखिए 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। याद रखना कि सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर हुई, तो मेहरगढ़ में। सबसे पहले कपास की खेती मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले हुई। बोला तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष। देख लीजिए दोस्त, अब बार बार कहने से कुछ फायदा नहीं है, बट जान लीजिए इसका एक एक लाइन इतना महत्वपूर्ण है। स्लो पढ़ रहे होंगे आप स्पीड थोड़ा बढ़ा कर देख लेना, बट जान लीजिए इसको इतना अच्छे से पढ़ना कि दिमाग में एकदम फिट रहे। जान लीजिए एक जान लीजिए जो लाइनिंग है ना वो ही उठा दे सकता है। तो इसमें देखिए बार बार पूछा गया है कि कपड़ों के टुकड़े के जो अवशेष हैं वह कहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा में, मेहरगढ़ में और लोथल में, कालीबंगा में, कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे यहाँ पर कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले गए थे। और क्या मिले थे? चांदी के एक फूलदान ढक्कन जो होता है, जो मनका था, मनका के ऊपर जो ढक्कन होते थे, इस ढक्कन मिला था। तो बोल रहे हैं कि पूछता है कि फूलदान ढक्कन कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपकी हुई मिली। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देता है। अब देखिए ये फेंस क्या है। अब आगे पढ़ रहे हैं कि ये फेंस क्या है। अब पर इसको याद रखना, मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं और फूलदान ढक्कन मिले हैं। आगे देखिए, इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनकी चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। देखिए यहाँ से पढ़िए। यहाँ से वो बताया जा रहा है कि देखिए कि हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही या ऐसा काम करते थे। ऐसा काम का मतलब वो जो पत्थर का मनका बनाना, पत्थरों का जो मनका वगैरह बनाना था, मिट्टी का सामान वगैरह जो भी बनता था, तो क्या वो पुरुष ही करते थे या ऐसा काम करने में प्रशिक्षण हासिल किए थे, या फिर केवल महिलाएं? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे। इस वाक्य को भी एकदम जान लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लेना कि वहाँ पर जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे वे बता रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों लोग बनाते थे, न कि ऐसे आएगा कथन और कारक में आएगा तो हम बताएंगे भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर जो मनके वगैरह थे वहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों लोग बनाते थे। अब देखिए फेंस किसे कहते हैं, यहाँ पर बताया गया पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों से चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फ्रेंच के मनके चूड़ियां वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते
थे। तो देखिए ये फेंस है, फेंस है। अब इसको बनाने का प्रोसेस जैसे बताया गया कि ये क्या था, एक कृत्रिम रूप से बनाया जाता था और इसमें पत्थर के चूड़, जो पत्थर थे उसके चूड़ को गोंद में मिलाकर बनाए जाते थे। आगे देखिए, देखिए कच्चे माल की खोज में। अब कच्चे माल, अब देखिए जो कच्चा माल का मतलब जैसे कोई भी वस्तु रहता है, कोई भी वस्तु रहता है वो कृषि के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, फिर उसका प्योरीफाई होता है। तो प्योरीफाई के पहले वो जो वस्तु रहती है उसे हम कच्चा माल बोलते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, लाते थे, मंगवाते थे। देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः, देखिए इस लाइन को इतना अच्छे से याद कर रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो हड़प्पा के लोग रहते थे वे तांबे का जो आयात था वे कहाँ से करते थे। तो ये तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते हैं। तांबे का आयात राजस्थान से। और देखिए यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी करते थे। ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो पूछेगा कि तांबे का आयात कहाँ से होता था, तो हड़प्पा सभ्यता में, तो राजस्थान, वर्तमान इस समय के राजस्थान और ओमान से किया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन थी। देखिए ये भी एकदम पूछा गया है, नीचे के क्वेश्चन हमने जोड़े हैं, देख लेना। तो इसको एकदम पॉइंट दर पॉइंट देखते रहना। पूछा जाता है कि जो कांसा थे, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कांसा बनाने के लिए जो कांसा बनती थी, कांसा धातु जो बनती थी, तो उसको किस चीज को मिलाकर या किस धातु को मिलाकर बनाया जाता था। तो यहाँ पर देखिए तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनता था। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनता था। आगे देखिए, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से। देखिए पॉइंट किसका, तांबे का कहाँ से, राजस्थान और ओमान से। सोने का आयात कहाँ से होता था, तो इस समय का जो कर्नाटक है वहां से होता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और जो बहुमूल्य वस्तु पत्थर थे उसका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और इसको हम सब 2 वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसको ठीक से पढ़ें, फिर अगले वीडियो में ही इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे हम सब, क्योंकि भी पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको याद रखना। इसके पहले ये वाला जो पढ़ाएं ये सब, फिर उसके बाद हम सब अगले वीडियो में पूरा इसको समाप्त करके और प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में।